नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत की मिट्टी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मृदा या फिर मिट्टी कहते किसे हैं। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों एवं जीवांशों का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसी को मृदा कहते हैं, और ये मृदा जो है ये खनिज कणों एवं जीवांशों के एक मिश्रण से लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जमीन पर जो दानेदार कणों वाली पतली परत होती है उसी को मृदा कहते हैं। मृदा के संगठन में यानी मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से 4 तत्व शामिल होते हैं। पहला तत्व है ह्यूमस या फिर कार्बनिक यौगिक जो कि 5 से 10% शामिल होते हैं। दूसरा है खनिज तत्व जो कि 40 से 45%। तीसरा है मृदा जल जो कि 25% और 25% मृदा वायु शामिल होती है। तो इनके संगठन से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मृदा का जो निर्माण है वो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेषों और खनिजों और गैसों तथा वायु से होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मृदा का निर्माण है वो मुख्य रूप से इन 4 तत्वों से होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमस और कार्बनिक यौगिक जो है वो 5 से 10% पाया जाता है, खनिज तत्व 40 से 45% पाया जाता है, मृदा जल 25% और मृदा वायु 25% पाया जाता है। मृदा में 4 अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कण होता है सैंड यानी बालू, दूसरा है ग्रेवल यानी बजरी, तीसरा है सिल्ट यानी गाद और चौथा है क्ले। क्ले मतलब मृतिका, मिट्टी या फिर चिकने कण। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग कण पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जो सैंड होता है वो सबसे बड़ा कण होता है। सैंड से छोटा बजरी होता है मतलब ग्रेवल होता है, और बजरी से छोटा सिल्ट और सिल्ट से छोटा क्ले होता है। मतलब मृदा के अंदर जो सबसे छोटा कण होता है वो होता है क्ले, और सबसे बड़ा जो कण होता है वो होता है सैंड यानी बालू। और मैं आपको बता दूं कि जो जितना ही छोटा कण होता है उसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब जो क्ले है वो सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, उसके बाद क्ले से कम पानी सोखता है सिल्ट, सिल्ट से कम पानी सोखता है ग्रेवल, और सबसे कम जो पानी सोखता है वो है सैंड मतलब कि बालू। तो याद रखिएगा जो बालू है वो सबसे बड़ा होता है लेकिन पानी सबसे कम सोखता है। जो क्ले है यानी जो मृतिका है यानी मिट्टी जो है वो सबसे छोटा कण होता है और सबसे ज़्यादा पानी यही सोखता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया ह्यूमस, जो कि मृदा के संगठन में शामिल तत्व है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं, तो सीधा सा समझिएगा कि पेड़ पौधों और पत्तों तथा सूक्ष्म जीवों के अवघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। जो ह्यूमस होता है ये गाढ़ा भूरा या फिर काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो मिट्टी में नमी बनाए रखने का कार्य करता है। और याद रखिएगा कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में इसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जो ह्यूमस है इसकी मात्रा अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को रंग एवं संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। तो जो भारत की मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल या पीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट, पांचवा है लवणी या क्षारीय मिट्टी, छठवां है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, सातवां है पर्वतीय या वनीय मिट्टी, और लास्ट है पीट या फिर जैविक मिट्टी। तो भारत की मिट्टी को इन 8 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम लोग सभी मिट्टी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जो जलोढ़ मिट्टी है इसके अन्य नाम हैं कांप मृदा, कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पश्चिमगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, सागर द्वारा पश्चिमगमन। पश्चिमगमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब जाना होता है और पश्चिम मतलब पीछे, मतलब पीछे जाने के कारण। जो सागर है जब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो उसमें जो गाद जमा होती है उसके कारण भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके जो मुख्य रूप से स्रोत हैं वो आपको उत्तर के विशाल मैदान में मिल जाएंगे, भारत के जो तटीय मैदान है वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन व डेल्टाई भाग में मिल जाएंगे। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत का लगभग 40% क्षेत्रफल, यानी यह भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसमें पोटास जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एवं चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है तथा जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें पोटास की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो चूना है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें देखने को मिलती है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें गेहूँ, गन्ना, जौ, दाल, तिलहन आदि का काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि धान यानी चावल की खेती के लिए भी यह अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें बालू की जो मात्रा होती है वो 40% होती है, मृतिका यानी जो क्ले की मात्रा होती है वो भी 40% होती है और गाद इसमें 20% पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि दोमट जो मिट्टी है यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें 40% बालू, 40% मृतिका और 20% गाद पाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कम उर्वरक मतलब कम फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है, एक है नया जलोढ़ और दूसरा है पुराना जलोढ़ है। नया जलोढ़ जिसको खादर के नाम से भी जाना जाता है और जो पुराना जलोढ़ है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खादर की। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है ये नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण इस मिट्टी में नई परत का जमाव होता रहता है और बारीक गाद की अधिकता होने के कारण इसमें जो जल ग्रहण की क्षमता होती है वो अधिक होती है और उर्वरता भी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो खादर के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांगर की। तो जो बांगर होती है यह मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होती है और साथ ही साथ इस मिट्टी में खादर की अपेक्षा उर्वरक क्षमता कम होती है। सीधा सा आप ऐसा समझिए कि जो खादर वाली भूमि है वहाँ पर अभी भी बाढ़ आता है, मतलब जब नदियाँ बाढ़ में आती हैं तो अभी भी जो खादर वाली भूमि है वो बाढ़ प्रभावित हो जाती है और नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वो उसके ऊपर फिर से पाट दिया जाता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है कि नई परत चढ़ जाती है और गाद की अधिकता होने के कारण उसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है और उर्वरता भी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो बांगर क्षेत्र है वो अब बाढ़ से प्रभावित नहीं होता, लेकिन पहले बाढ़ से प्रभावित होता था। बहुत सालों पहले वो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता था, तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता था तो उस अवसाद से उसको पाट पाट कर ऊंचा कर दिया गया, तो अब वहाँ पर बाढ़ नहीं आती लेकिन पहले आती थी। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको एक एक करके देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाल एवं पीली मिट्टी की। तो जो लाल एवं पीली मिट्टी है यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान एवं नीस यानी रूपांतरित चट्टान के विखंडन से हुआ है। इसका जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है और जल योजित रूप में इसका जो रंग है वो पीला दिखाई देता है। मतलब इस मिट्टी का जो रंग है यानी लाल जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जब ये मिट्टी जल में घुल जाती है तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। इस मिट्टी के अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में यह 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल एवं पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि जो लाल एवं पीली मिट्टी है
यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की मात्रा की अधिकता होती है तथा चूना, नाइट्रोजन एवं पोटास की कमी इसमें देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जो लाल एवं पीली मिट्टी है यह बाजरा, आलू, फल एवं मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इसका उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लाल एवं पीली मिट्टी है वो बाजरा, आलू, फल एवं अन्य मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से लाल एवं पीली मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। जो काली मिट्टी है इसके अन्य नाम हैं कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या फिर उष्णकटिबंधीय चिरनोजम। तो ये काली मिट्टी के अन्य नाम हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थ, मतलब कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके विखंडन से हुआ है। यह मिट्टी भारत में थर्ड प्रमुख मिट्टी है। दूसरी जो प्रमुख मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। और सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। तो तीसरी मिट्टी के रूप में जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिम भाग में हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का जो पठार है और साथ ही साथ छोटा नागपुर के राजमहल के पर्वतीय क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। साथ ही याद रखिएगा कि इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह मिट्टी शुष्क हो जाती है तब इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी जुताई स्वयं ही हो गई हो। इस कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही महीन मृतिका से बनी होती है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मृतिका यानी जो क्ले है इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जो काली मिट्टी है वो और ज़्यादा महीन मृतिका से बनी है, तो जाहिर सी बात है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होगी वो दूसरी मिट्टी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो काली मिट्टी है इसमें एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। साथ ही ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा एवं टाइटेनीफेरल मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो काला रहता है। तो याद रखिएगा कि ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा एवं टाइटेनीफेरल मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है यानी जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इस कारण से इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी है इसको उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है वो गन्ना, गेहूं, प्याज और फल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी के संबंध में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बारे में आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थों की उपस्थिति भी होती है। मतलब दूसरे मिट्टियों की अपेक्षा काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेटेराइट मिट्टी की। जो लेटेराइट मिट्टी है इसका अन्य नाम है मखरली मिट्टी। यह भारत में 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसका निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और साथ ही साथ लौह अयस्क और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो मिट्टी है ये सूखने के बाद कड़ी और पथरीली हो जाती है। इस कारण से इसका प्रयोग ईंटों को बनाने में किया जाता है। ईंट मतलब ब्रिक्स की बात हो रही है जिसको घर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ये सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कड़ी व पथरीली हो जाती है। इस कारण से इस मिट्टी का जो प्रयोग है वो ईंटों को बनाने में किया जाता है। और याद रखिएगा कि यह जो मिट्टी है यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है। तो भारत में यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मेघालय में पाई जाती है।
और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो लेटेराइट मिट्टी है यह चाय, कॉफ़ी, काजू और गन्ना के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने लेटेराइट मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी की। तो लवणीय या फिर क्षारीय जो मिट्टी है इसके अन्य नाम है रेह, ऊसर या फिर कल्लर। मतलब कि इसको रेह, ऊसर या फिर कल्लर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं जो सामान्य भूमि होती है उसका पीएच मान 6 से 7 होता है। सामान्यतः जो फसलें होती हैं वो भी इसी पीएच वैल्यू में उगती हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं की भूमि है उसका पीएच मान 7.2 से कम है तो उसको बोलेंगे अम्लीय या फिर लवणीय मिट्टी। लेकिन अगर कोई भूमि है उसका पीएच मान 7.2 से अधिक है तो वहाँ की जो भूमि होगी उसको क्षारीय मिट्टी बोलेंगे। इसके अलावा जो क्षारीय होता है इसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्षार को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और अगर अम्ल को कम करना हो मिट्टी में तो चूने का प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय मिट्टी होती है ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और जो क्षारीय मिट्टी होती है ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि जो अम्लीय मिट्टी है ये चाय के लिए बेहतर होती है, लेकिन तब जब जल निकासी अच्छा हो। मतलब जब वर्षा का पानी पूरी तरह से निकल जाए तब जो अम्लीय मिट्टी है वो चाय के लिए बेहतर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी के बीच में अंतर। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। और ये जो नमक की मात्रा है ये क्यों बढ़ती है, तो ये खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ जाती है। लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और साथ ही साथ चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट और सुंदरवन के क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह जो मिट्टी है ये बरसीन, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला और जामुन के लिए उपयुक्त है। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी के संबंध में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मरुस्थलीय व शुष्क मिट्टी की। यह मिट्टी लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ह्यूमस व नमी की कमी होती है। इसमें लोहा व फास्फोरस की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ और हरियाणा में पाया जाता है। यह जो मिट्टी है मतलब जो मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी है ये मोटे अनाज के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी की। जो पर्वतीय या वनीय मिट्टी है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की जो मृदा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है और साथ ही साथ पोटास, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पहाड़ी ढालों में पाए जाने के कारण इस मिट्टी में जो बागानी कृषि है जैसे चाय, कहवा, मसाला ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी की जाती है। लेकिन इस मिट्टी की एक समस्या है वो है अपर्दन। यानी जो पर्वतीय मिट्टी है इसका सबसे ज़्यादा अपर्दन किया जाता है। तो याद रखिएगा जो पर्वतीय मिट्टी है ये बागानी कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये अपर्दन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो पर्वतीय और वनीय मिट्टी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिट मृदा की। जो पिट मृदा है इसको पिटमय मृदा, दलदली मृदा या फिर जैविक मृदा के नाम से जाना जाता है। यह भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही साथ यह काली, भारी व अम्लीय होती है। यह केरल के अलप्पुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन के डेल्टा व अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पिट मृदा होती है इसमें जीवाश्म की काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता होती है। मतलब जो जीवाश्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो पिट मृदा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा।
अब दो चीज़ें आपको और याद रखना है कि मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों व नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अलावा मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी काजरी की स्थापना की गई है। तो आपको ये चीज़ें भी इसके संबंध में याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।